वेलकम बैक टू एलियो अपडेट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बूस्टर सीरीज है उसके यूनिट 2 का पार्ट 2। ठीक है, एमसीक्यू बूस्टर सीरीज आप लोग की आई होप अच्छी चल रही हो, आप लोगों ने उससे कुछ ना कुछ सीखा जरूर हो। एंड जस्ट गो थ्रू द कॉन्सेप्ट विद एमसीक्यू। मैं यही कहूंगी एमसीक्यू प्लस कॉन्सेप्ट दोनों को साथ साथ में मर्ज करके पढ़ोगे तो स्टडी बेटर होगी। देन जो ये एलियो अपडेट एप्लीकेशन है इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और हिंदी मीडियम का कोर्स हमारा आ चुका है तो आप वहां पे गो थ्रू कर सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा सेमेस्टर एग्जाम मैराथन जो कि आने वाला है और साथ में लेके आने वाला है 500 से ज्यादा एमसीक्यू रिवीजन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद द लास्ट 5 इयर्स। ठीक है, क्यों एलियो अपडेट एप्लीकेशन डाउनलोड करने हैं? इंटरेक्टिव क्लासेस, हाई क्वालिटी नोट्स विद अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग। ठीक है, तो आप ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यू के बूस्टर सीरीज की हम बात कर रहे थे, तो ये जो सीरीज है इसमें लिखा हुआ है जैसे कि एमसीक्यू है सुमन जिन्होंने भारत में सेवाएं प्रदान करी है। ठीक है, सुमन एक ऐसी है महिला जिन्होंने भारत में सुविधाएं प्रदान करी हैं और उन्होंने क्या करा, 2021 में वो सेवानिवृत्त हो गई, फिर सिंगापुर में चली गई। ठीक है, और वहीं रह गई। और ऐसी सेवाओं के लिए उन्हें पेंशन अर्जित उत्पन्न मानी जाएगी। ठीक है, तो वो कहाँ पे मानी जाएंगी? वो भारत में टैक्सेबल मानी जाएंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो पेंशन अर्जित करी जा रही है। ठीक है, और उन्होंने सेवाएं जहाँ पे दी है वहीं से उनको पेंशन मिल रही है। ठीक है, तो भारत में होंगी। आर लिमिटेड द्वारा 1 अप्रैल 2005 के बाद अपने कर्मचारी के उपयोग किए जाने के लिए लंदन में एक कार आयात किया गया और लिमिटेड को इस तरह की कार मूल्य ह्रास की अनुमति दी गई। ठीक है, ध्यान दो इस वाले क्वेश्चन में, डेट पे ध्यान दो। 2005 के बाद कर्मचारियों का उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, लंदन से कार आयात की थी। ठीक है, इस कार पर मूल्य ह्रास की अनुमति कितनी दी जाएगी? इस पे कोई भी मूल्य ह्रास की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा पीजीबीपी में लिखा है। ठीक है, पीजीबीपी में एक कॉन्सेप्ट है वहां पे लिखा है। ठीक है, किए गए प्रारंभिक खर्चों में कटौती की अनुमति। ठीक है, किए गए तो 5 बराबर किस्तों तक आप वहां पे कटौती कर सकते हो। ठीक है, 5 बराबर किस्तें। फिर उसके बाद में यदि निर्धारित लेखांकन की व्यापारिक प्रणाली का पालन करता है तो कर्मचारी को बोनस या कमीशन पर कटौती के रूप में दी जाती है। तो निर्यात नियत आधार लेकिन 40B के अधीन होगा। ठीक है, कर्मचारी को कमीशन और बोनस में कटौती तो वो सेक्शन 43B के अधीन होता है। ठीक है, आरपीएफ में नियोक्ता का योगदान निम्न तक छूट प्राप्त है। कितने तक छूट प्राप्त है? वेतन का 11%। ठीक है, भागीदारी द्वारा वेतन पारिश्रमिक या मुआवजा तहत कर योग्य है। ठीक है, तो व्यवसाय से आय, अन्य स्रोत से आय। अब ध्यान दो, ये भागीदारी द्वारा वेतन पारिश्रमिक मुआवजा किसके तहत है? ये जो है व्यवसाय से आय मानी जाएगी। ठीक है, भागीदारी का मतलब पार्टनरशिप से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो पार्टनरशिप से कुछ भी प्राप्त हुआ होगा वो कहाँ पे टैक्सेबल होगा? वो टैक्सेबल होगा पीजीबीपी में। ठीक है, सरकारी कर्मचारी या स्थानीय प्राधिकारी के कर्मचारी द्वारा प्राप्त मृत्यु से सेवानिवृत्त ग्रेचुइटी क्या है? तो ये पूरी तरीके से छूट दी गई है। क्यों? क्योंकि कीवर्ड याद रखो, सरकारी कर्मचारी को जितनी भी सुविधाएं मिलती है वो सारी कितनी होती है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, वो सारी पूरी तरीके से उसमें छूट दी जाती है। ठीक है, आयकर अधिनियम की धारा 15, पिछले वर्षों में देय वेतन प्राप्त न होने पर भी वो कर योग्य होता है। ठीक है, ऐसा कहाँ पे लिखा है? ऐसा सेक्शन 15 में लिखा है। 15 का मतलब क्या? चार्जेबिलिटी सेक्शन, मतलब सैलरी कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जहाँ पे चार्ज मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धारित बकाया या अग्रिम वेतन फिल इन द गैप्स के तहत राहत का दावा कर सकता है।
तो 89(1) के अकॉर्डिंग वो राहत का दावा कर सकता है। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू होता है 1972, ठीक है, 1972, बिल्कुल मत भूलना, इसका जो अधिनियम है वो 1972 है, ठीक है। फिर सब लेटिंग, ठीक है, सब लेटिंग, ठीक है, आय को मद प्रभारित किया जाता है वो अन्य स्रोत में। सबलेटिंग वाला जो है वो अन्य स्रोत में कराता है। फिलहाल के लिए आपके माइंड में आया होगा गृह संपत्ति से आय भी तो हो सकती है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट, दो तरीके की इनकम होती है, एक ओन होती है, एक ओन होती है, मतलब एक ओन प्रॉपर्टी होती है, और दूसरी होती है लेटिंग, ठीक है। और जो सब लेटिंग के केस में आती है वो हमेशा IFOS होती है, ठीक है। IFOS का मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। आयकर अधिनियम के तहत दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ कर की गणना एक समान दर से की जाती है, ठीक है, किससे, 20% से, ठीक है। अनिवासी व्यक्तियों के मामले में आय को भारत में अर्जित या उत्पन्न किया माना जाता है यदि यह भारत में प्राप्त हो या प्राप्त माना जाता है, या यदि किसी माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से अर्जित उत्पन्न माना जाता है, इसको बोलते हैं उपरोक्त सभी, ठीक है। आयकर अधिनियम 80C के तहत कटौती का अधिकतम राशि कितनी है, 1.5 लाख रुपए तक की है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो आपको 80C के अकॉर्डिंग कितना, 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल जाती है, ठीक है। अवयस्क बच्चे द्वारा अर्जित आय को उसके माता पिता के साथ में जोड़ना जिसकी कुल आय अधिक होती है, उसके सिवाय जब आय अर्जित की जाती है मैनुअल श्रम या बौद्धिक कलात्मक कौशल या विवाह के अवसर में निवेश, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये अवयस्क के विवाह के अवसर पर प्राप्त उपहारों में किया गया निवेश, ठीक है। अवयस्क के विवाह के अवसर में उपहार में किया गया निवेश जो होता है वो आय उसके ऊपर क्या कुल आय से अधिक है, तो उसके जैसे कि देखो ये कॉन्सेप्ट जो होता है इसमें ये कहा जाता है सिर्फ 5,000 से ज्यादा, 5,000 से ज्यादा का अगर आप गिफ्ट दे रहे हो तो वो टैक्सेबल माना जाता है, ठीक है। ट्रांसफर प्राइसिंग की अवधारणा लेन देन में आती है, वो संबंध उद्गम से संबंधित होती हैं, ठीक है। फिर आयकर अधिनियम के तहत कर रिकॉर्ड बनाए रखा जाना चाहिए, तो 7 साल तक का रिकॉर्ड बनाए रखा जाना चाहिए। स्रोत पर कर कटौती आयकर अधिनियम किस धारा में द्वारा नियंत्रण होती है, ठीक है, तो वो 194 में, क्यों, क्योंकि TDS की बात हो रही है और यहाँ पे वो सेक्शन एप्लीकेबल है 194। अब ये कैसे पता चला, देखो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आप लोग पता करोगे। देखो इनकम टैक्स की साइट पे जाओ, कभी कभी थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क भी करा करो, ठीक है। इनकम टैक्स का जो साइड है, ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इस पे जाओ, ठीक है, इस पे क्लिक करो। जो यहाँ पे TDS का सेक्शन आता है ना, ध्यान दो इस पे, यहाँ पे इंडिविजुअल लिखा हुआ है, यहाँ कंपनी लिखा हुआ है, यहाँ पे नॉन कंपनी है, ये टैक्सेबल है, ठीक है। तो ये सारी चीज है। अब यहाँ पे TDS आता है, TDS कैश विड्रॉन, ठीक है, क्लिक करो इस पे ना, ऐसी धीमे धीमे लोडिंग होती है, क्यों, क्योंकि ये गवर्नमेंट पोर्टल है, ठीक है। अब TDS से जितनी जानकारी चाहिए देखो वो कहाँ पे रहती है, सेक्शन 194N में, ठीक है। भारत में व्यक्तियों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल नियत तारीख आमतौर पर कितनी, आकलन वर्ष से 31 जुलाई की होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा वेतन शीर्षक कर योग्य नहीं है, ठीक है, तो D ऑप्शन राइट है। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक कोचिंग पेपर के व्याख्याता को पारिश्रमिक का भुगतान, तो वेतन शीर्षक में ये चीज नहीं आती क्योंकि ये कहाँ पे आएगा, IFOS में। फिर संसद में द्वारा दिया गया वेतन, ये तो आपका सैलरी में जो है कर योग्य नहीं है।
और किसी कंपनी के कर्मचारी के निदेशक द्वारा प्राप्त कमीशन, ये भी आपका कर योग्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये कहाँ कर योग्य होगा, तो ये IFOS में होगा। ठीक है, आयकर अधिनियम 1961 के धारा 17(1) में वेतन शब्द शामिल नहीं है, किसमें, उपरोक्त सभी में। ठीक है, यदि कर्मचारी को एक से अधिक नियोक्ता सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी मिलती है तो ये छूट का दावा कैसे कर सकता है, वो दोनों नियोक्ता कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, वर्तमान नियोक्ता और पिछला नियोक्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है धारा छूट प्राप्त से आय संबंधित है। ठीक है, तो छूट के लिए कौन सी धारा एप्लीकेबल है, धारा 10। मैडम अब आप कहोगे कि ये एग्जामिशन कहाँ मिलती है, तो ये मैंने आपको अपनी आपको अपनी जो एप्लीकेशन है उसमें बताया था कि सेक्शन 10 में मिलती है। ठीक है, सेक्शन 10 में मिलती है। छूट प्राप्त आय पर किया गया व्यय कटौती के रूप में है। ठीक है, अब ये कटौती के रूप में क्या है, ठीक है, तो अनुमति नहीं है। ठीक है, कर से छूट प्राप्त आय आयकर अधिनियम धारा में बताया गया 10 के अंतर्गत बताया गया। वेतन से आय को अनुभाग समझाया गया का यहाँ 15 से 17। ठीक है, को आयकर में छूट दी गई भारतीय कंपनी से लाभांश, भूमि से प्राप्त कोई किराया या राजस्व जो भारत में स्थित हो, कृषि उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया, तो ऐसा कहाँ पे कर में छूट मिलती है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे भूमि से प्राप्त ना, तो मतलब कृषि से संबंधित, कृषि उद्देश्य के लिए, तो जैसे ये हो जाए तो ये छूट मिलती है। ठीक है, अच्छा, कृषि के बारे में मैंने एक चीज और बताई थी कि कृषि से प्राप्त 5,000 रुपए तक की जितनी भी आय होगी वो क्या होगी, नॉन टैक्सेबल होगी, मतलब उस पर छूट मिलेगी। ठीक है, आकलन वर्ष के लिए एक वरिष्ठ नागरिक को अधिकतम छूट कितनी मिलती है, सिंपली 3 लाख रुपए तक मिलती है। ध्यान दो, 60 साल की उम्र तक आपको जो है, अगर आप 3 लाख रुपए तक कमा रहे हो तो आपको वहां पे छूट मिल जाएगी। ठीक है, आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी उम्र सुपर सीनियर सिटीजन वाली है, मतलब 18 वर्ष की है, तो आपको 5 लाख रुपए तक चाहे आप कमा लो, लेकिन आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धारा 10(37) के तहत छूट निम्नलिखित उपलब्ध है। छूट किसके लिए, HUF के लिए उपलब्ध है, क्योंकि देखो छूट निम्नलिखित में उपलब्ध है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा धारा 37। ठीक है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ये जो सेक्शन है ये HUF के लिए। ठीक है, धारा 54 के तहत छूट उपलब्ध होगी। तो छूट क्या उपलब्ध होगी, वास्तव में निवेश की गई राशि सीमा तक। ठीक है, कैसे, 54 में छूट उपलब्ध जो है वो वास्तव में जितना निवेश करा गया उसमें जो लिमिट लगाई गई है वहां तक आपका टैक्स जो है नहीं पड़ता है। ठीक है, स्पष्टीकृत, देखो एक जो क्लियरली मेंशन हो गई है, और जिसको आप क्लियरली मेंशन नहीं करो उसको क्या कर लिया जाएगा, स्पष्टीकृत एक आय होती है जो कि डीम्ड इनकम कहलाती है। डीम्ड इनकम का क्या मतलब है, जो इनकम मतलब होती तो है बट आप उसको किसी में कैटेगराइज नहीं कर सकते हो कि कौन सी हेड में जाएगा, तो वो कैसे मान लिया जाता है कि वो इनकम जो है अस्पष्टीकृत है, उसको डीम्ड मानेंगे। ठीक है, मान लिया इनकम। TDS के संबंध में प्रावधान आयकर के रूप में अंतर्गत किया जाता है। तो TDS के संबंध में का क्या मतलब है कि जो आयकर जो है धारा, जैसे TDS है, ठीक है, तो TDS हमेशा 192 से 206 के अंतर्गत है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये इनकम टैक्स में मेंशन है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा और है, मान लो जैसे कि फॉर्म 16A जो होता है वो एम्प्लॉयर देता है। ठीक है, ये एम्प्लॉयर देता है। अब ये TDS, ये TDS के लिए फॉर्म 16 है, एम्प्लॉयर देता है। ठीक है, उसने TDS काट लिया है, तो अभी अगर जो है TDS काट लिया है
तो उसकी जानकारी कहाँ पे दिखेगी, आपको उसकी जानकारी कहाँ पे दिखेगी, उसकी जानकारी AIS में दिखेगी। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई है ना, तो आप लाइव क्लासेस जो आपका एप्लीकेशन है वहां पे जाकर के रिकॉर्डेड सेशन में देखना कि मैंने उसमें चीजें समझाई हैं। तो उसमें मैंने AIS के बारे में बताया है, जिसको बोलते हैं एनुअल इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें जिसमें कि TDS के बारे में मैंने फुल जानकारी दी है। ठीक है, अब आय के लिए स्रोत पर कर की कटौती आय के लिए स्रोत कर की कटौती जिसे अग्रिम गणना की जाती है, देखो वो TDS है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अग्रिम जैसे कि मतलब देखो, जब आपको जब मान लो सैलरी मिली, ठीक है, आपको सैलरी मिली 3 लाख रुपए की, उसके ऊपर आपका TDS कट गया। ठीक है, तो TDS कट गया 10%। ठीक, अभी अगर आप जो है स्लैब 5% के अंतर्गत आ रहे हो, ठीक है, तो आपका कैलकुलेशन होगा 5% और आपका 10% TDS कट गया, तो कितना 5% का जो है आपका रिफंड बनेगा। ठीक है, ये चीज यहाँ तक समझ में आई। अब ध्यान दो कि जैसे कि जो ये आपका टैक्स जब कटा है तो आपको फॉर्म 16A मिला होगा। ठीक है, फॉर्म 16A जो आपको मिला होगा उसमें अग्रिम जो है पहले से ही टैक्स कट गया है, क्योंकि आपके एम्प्लॉय ने टैक्स काट दिया है, तो आपने उसके लिए अग्रिम कर जो है दे दिया होगा। तो इसकी गणना कैसे हुई भाई, उसने TDS काटा ना। ठीक है, 80C के तहत सकल आहरण किस हिस्से तक अधिकतम, तो सिंपल सी चीज है कि 80C के अंतर्गत 1 लाख रुपए तक निचले हिस्से तक या अधिकतम। ठीक है, यह एक अनुमोदित अनुसंधान संघ को किया गया योगदान। ठीक है, अनुसंधान संघ में 100% प्लस 25%। ठीक है, ये जाता है अनुसंधान में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। इसमें लिखा हुआ है दान निम्नलिखित कटौती होती है। सिंपल सी चीज है, दान जो है, दान किसमें, दान 80G में दिखाया जाता है, क्योंकि वो डोनेशन के लिए है, और डोनेशन आप कई तरीके से PM केयर फंड में दे दिया। ठीक है, तो आपको इसका क्लेम कहाँ मिलेगा, यहाँ पे 80G में मिल जाएगा। ठीक है, अब शिक्षा के लिए तो ये 80E होगा। जैसे E मैंने बताया था, E को कैसे याद रखना है, 80E, E मतलब एजुकेशन लोन। ठीक है, निम्नलिखित में से 1961 में धारा 80C और 80C क्यू के तहत कटौती निम्नलिखित कुल आय। ठीक है, सकल ब्याज शुद्ध इंटू 100 डिवाइड बाय 10। ठीक है, तहत किस प्रकार की कटौती संदर्भित होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो 80C होगा। क्यों? क्योंकि ऐसे इसी के तहत में कटौती दी जाती है। ठीक है, LIC प्रीमियम का भुगतान किस कटौती में आएगा, 80C में आएगा। ठीक है, 80C में आएगा। ठीक है, ध्यान दो ये 80C है। ठीक है, 80C। ठीक है, श्री शर्मा ने एक राजनीतिक दल को योगदान दिया। अब ध्यान दो, एक पर्सन है। ठीक है, एक पर्सन है, इसने क्या करा है, राजनीतिक दल को भुगतान दिया। तो मैंने बताया था GGB। ठीक है, GGB में क्या होता है, जो डोनेशन दिया जाता है से इंडिविजुअल जो भी देता है तो वो कंसीडर करा जाता है। अब GGB में क्या कंसीडर करा जाता है, जो एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मान लो किसी की दे रहे हैं किसी को डोनेशन, GGB। GGC में क्या करा जाता है, GGC में ये होता है कि जैसे कि जो मतलब वो होते हैं AOPs होती हैं, वो जैसे देंगे तो GGC में होता है। ठीक है, और GGD भी होता है। तो जैसे एक व्यक्ति है तो उसके लिए 80G आएगा। ठीक है, सुकन्या समृद्धि खाते में दावा किया जा सकता है कितने, तो ये दावा कहाँ पे करा जा सकता है, 80C में करा जा सकता है। ठीक है, पढ़ाई के लिए लोन पर ब्याज की कटौती
कहाँ मिलती है, 80E में मिलती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया था एजुकेशन लोन के लिए ई को क्या याद रखो, एजुकेशन लोन के लिए, तो जैसे ही शिक्षा की बात करी जाएगी 80E को कंसीडर करा जाएगा। कुल आय की राशि को निम्नलिखित में से निकटतम गुणक के रूप में माना जाता है। कितने गुणक के? 10 रुपए के गुणा में। ठीक है, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया। ठीक है, भुगतान करें जैसा आप कमाते हैं। योजना किसके अंतर्गत आती है? तो ये योजना TDS में आती है। जैसे कि क्या होता है कि भुगतान उतना जैसे कि करें जिस तरीके से आप कमाते हैं, उसमें अलग अलग सब TDS के जो है टेबल है। ठीक है, तो वो टेबल में अलग अलग रेट मेंशन है। ठीक है, विकलांगता के संबंध में 80D से मैंने बोला था डिसेबिलिटी आ गया था। ठीक है, D फॉर डिसेबिलिटी, तो उसमें कितना मतलब कि आपको कटौती मिल जाती है, 50,000 रुपए तक की कटौती मिल जाती है। दान निम्नलिखित कटौती योग्य है, तो 80G। ठीक है, 80G मैंने बताया था, 80G किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए है। ठीक है, CCF के तहत स्वीकार्य अधिनियम 20,000 रुपए है। 4 बच्चों की शिक्षा के लिए ऋण दो ऋण लिया गया है। पिता निम्न का हकदार है, तो ये किसमें अधिकार आएगा इसका? 80E में कवर होगा। ठीक है, ई से क्या याद रखना है? एजुकेशन, और इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है? शिक्षा। ठीक है, कीवर्ड्स ध्यान में रखना, कीवर्ड्स ध्यान में रखोगे ना तो MCQ फटाफट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर मजापी मॉम अग्नि दीदी किस कटौती में आता है? ओके, ये क्वेश्चन मुझे कुछ इनकरेक्ट लग रहा है। लेट मी जो है चेक कि ये क्वेश्चन रियलिटी में है क्या। ठीक है, इसको भी नहीं सॉल्व कराएंगे। स्रोत पर कर कटौती का प्रावधान निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। स्रोत पर मतलब कटौती कहाँ पे? 194 में कवर होती है। ठीक है, आयकर अधिनियम की कौन सी धारा निर्दिष्ट बीमारियों की चिकित्सा उपचार के लिए अनुमति दी गई है? तो मैंने बताया था कि जो आपका DDV है, ठीक है, वहां पे इसका प्रावधान है। ठीक है, ATG के तहत दान के लिए उपलब्ध कौन है? ये धर्मार्थ संस्थाएं होती हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। ठीक है, पेंशन योजना में योगदान के लिए निम्नलिखित CCC, ठीक है, CCC के तहत अधिकतम कटौती की अनुमति। ठीक है, CCC के तहत अधिकतम कटौती की जो अनुमति है वो 1 लाख रुपए तक है। ठीक है, आयकर अधिनियम किस धारा के तहत आवास ऋण पर भुगतान किए गए ब्याज के लिए कटौती अनुमति है? ठीक है, तो ये कटौती कितनी? 24B के अकॉर्डिंग है, क्योंकि आवास में मतलब देखो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है वो आपको 24 सेक्शन B का ही मिलता है। ठीक है, सेक्शन 24 का डिडक्शन मिलता है। अब GG किन के लिए है? GG वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए है। दान के लिए जितने की कटौती प्राप्त होती है वो इसी सेक्शन के अंतर्गत होगी। ठीक है, फिर उसके बाद में वेतन पर स्रोत की कटौती के प्रावधान उल्लेख क्या किया गया? तो ये उल्लेख आपका जो किया गया वो सेक्शन 192 में करा गया है। ठीक है, आयकर अधिनियम की कौन सी धारा विकलांगता वाले आश्रित इलाज किए के लिए कटौती प्रदान करती है? तो ये कटौती 80DD में होती है, डिसेबिलिटी में। ठीक है, केंद्र सरकार की पेंशन योजना में योगदान संबंध में कटौती आयकर अधिनियम 1961 किस धारा के तहत आता है? सिंपल CCD के अकॉर्डिंग आता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये आ चुका है। ठीक है, लेट मी नोट दिस क्वेश्चन। ओके, अभी तक अगर आपने ये क्वेश्चन से आई होप कि आपने कॉन्सेप्ट को समझा होगा,
बट इसके जो डिटेल कॉन्सेप्ट हैं वो हमारी एप्लीकेशन पे मौजूद है, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो। ठीक है, एलयू अपडेट की एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 80C के तहत कटौती का दावा किसी भी अनुसूचित बैंक में किए गए सावधि जमा के लिए किया जा सकता है यदि जमा न्यूनतम अवधि है, ठीक है, 5 वर्ष की। फिर निम्नलिखित में से आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 के तहत कवर किया गया है, वो है चिकित्सा बीमा। क्यों? क्योंकि 80D में किसके लिए बात करी जाती है? मेडिकल इंश्योरेंस की बात करी जाती है। ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस की बात करी जाती है। लेखक की कटौती अधिकतम कितनी मिल सकती है? 3 लाख रुपए तक मिल सकती है। ठीक है, चिकित्सा बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती की अनुमति नियम अनुसार, तो ये आपकी 80D में आएगी, क्योंकि देखो चिकित्सा बीमा क्या लिखा है? मेडिकल इंश्योरेंस। ठीक है, 80D के तहत वरिष्ठ नागरिक की अधिकतम कटौती, 80D में कटौती जो है अधिकतम कितनी मिल पाएगी? आपको 25,000 रुपए तक कटौती मिल पाएगी अधिकतम। ठीक है, इसी के साथ में ये हमारे MCQ खत्म हो गए। लेट सेलिब्रेट, हमारा जो है यूनिट 1 कंप्लीट हो गया, हमारी यूनिट 2 की सीरीज चलेगी। ठीक है, अभी तक अगर आपने चैनल हमारा जो है सब्सक्राइब नहीं करा है, अगर आप न्यू हो इस चैनल पे, तो प्लीज़ भी सब्सक्राइब, सो दैट आपको आगे की जो है वो अपडेट मिलती रहे। और हमारा एप्लीकेशन आप हमारे प्ले स्टोर एप्लीकेशन स्टोर से जो है डाउनलोड कर सकते हो।